हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 19 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट क्रॉलिंग ऑन कैंपस। ये अभी आप देखते हो हम ये आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जिसमें प्रताप भानु मेहता उनके आर्टिकल्स बहुत आते हैं। वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसके चलते जिस यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसरशिप का अपना काम कर रहे थे वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि उन पर दबाव बनाया गया कि आप गवर्नमेंट को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ मत करो। तो जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक डेमोक्रेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जो राइट होता है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से अपने आप में निकल के आया था, वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे माइनस होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी चीज़ को लेकर के एडिटर ने अपने कंसर्न्स यहाँ पे शो किए हैं, डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा आर्टिकल है द राइट टू हेल्थ। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है कि जो हमारी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है, उसमें हेल्थ राइट टू हेल्थ है ना, वो इनबिल्ट है, हमारे एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ है राइट टू हेल्थ। ठीक है, तो अभी क्या राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रोविजंस किए हैं। उसी को ध्यान में रख करके राइटर कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ना होने की वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या फिर जो हेल्थ सेक्टर में पब्लिक स्पेंडिंग जितनी होनी चाहिए वो ना होने की वजह से सिटीजन्स को कितनी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है। देखेंगे इस आर्टिकल को, अच्छा आर्टिकल है। तो एक आर्टिकल तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरा आपको जिस्ट दूंगा मैं यहाँ पर लेबर पेन के बारे में कि कोविड-19 ने अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा दिया है। इसका लेटेस्ट डेटा कल एक रिपोर्ट भी कल वाली जो रिपोर्ट आई थी शाम के वीडियो में, उसी को कहीं ना कहीं एनालाइज कर रहे हैं एडिटर अपनी तरफ से। तो 3 सेगमेंट्स में ये बताया जा रहा है, दिल्ली स्पेसिफिक, फिर जनरल एट बिहेवियर कि हाँ किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट इंडिया, और एक नरेगा में क्या डेटा शो करता है, देखेंगे इस आर्टिकल को। फिर तीसरा आर्टिकल है दैट इज डेविल इज इन द डिजाइन। लेटरल एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू तो कर दी गवर्नमेंट ने और अपनी तरफ से इस इंटेंट को अच्छा भी बता रहे हैं राइटर, बट इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में लाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप 2 साल 5 साल के लिए लेटरल एंट्री लेकर के आते हो और वो भी एक एज क्रॉस होने के बाद में, जब वो इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी पोस्ट पर रहता है, उस टाइम पर आप एक लोअर पोस्ट के लिए उसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो बहुत ही कम अट्रैक्टेड फील करेगा और सक्सेसफुल भी नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो लेटरल एंट्री को लेकर के ये आर्टिकल है कि जो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है, जैसे आईएएस आईपीएस पर्टिकुलरली आईएएस ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, कि जो परमानेंट जो स्टैब्लिशमेंट है उसके इतर उससे थोड़ा सा हटके अगर लेटरल एंट्री को प्रमोट किया जाए तो उसके क्या फ़ायदे हैं और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, देखेंगे इस आर्टिकल को। ये नहीं डिस्कस करेंगे, आइडिया पेज पे चलते हैं। ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, इधर वाला आर्टिकल भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, दोनों आर्टिकल्स आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 ने कितना ज़्यादा क्राइसिस का मतलब अपने आप में बढ़ावा दे दिया है, और उसमें भी देखें ओल्डर वुमेन की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को देखेंगे, ओल्ड एज जो भी लोग हैं उनको कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर्टिकुलरली ओल्डर वुमेन को। ठीक है, इस आर्टिकल को देखें कोविड-19 के इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं एक एक आर्टिकल को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है लेबर पेन। देखो अभी एक आप कह सकते हो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो ये कह रहे हैं कि प्री कोविड लेवल पे कहीं ना कहीं इकोनॉमी फिर से रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है, बट लेबर मार्केट है अभी भी वो लैग कर रहा है, अभी भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है। अभी लेबर मार्केट की जो दिल्ली की रिपोर्ट कल पब्लिश हुई थी, न्यूज़पेपर में ही हुई थी, उसमें बताया जा रहा है कि लेबर फोर्स जो है ना वो लगातार अभी भी क्राइसिस का सामना कर रही है, और इसी पर कहीं ना कहीं हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि पब्लिक स्पेंडिंग भी है ना वो भी कम हो रही है, मतलब सरकार भी जो है बजट में जितना प्रोविज़न कर रही है उसके कंपैरिजन में कम खर्चे कर रही है। जैसे कि 2020-21 में जो बजट आया था, 2020-21 का जो बजट था उसके कंपैरिजन में दिल्ली गवर्नमेंट ने लगभग 9% स्पेंडिंग कम की है। तो ये चीज़ें बहुत मुश्किलों का कारण बन रही है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें, अक्टूबर नवंबर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर्टिकुलर दिल्ली की बात करें तो 28.5% थी, जो कि जनवरी फरवरी में कितनी थी 2020 में 11.1%। सिमिलरली
वुमेन की अगर बात करें तो उनको और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है कि पेंडेमिक के पहले वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर दिल्ली में देखें तो दैट वाज 25.6%, जो कि पेंडेमिक के बाद में अक्टूबर नवंबर में बढ़कर कितनी हो गई 54.7%। तो आधे से ज़्यादा औरतें जो हैं वो जॉब लॉस का सामना कर रही हैं दिल्ली में। इसके अलावा लेबर मार्केट लगातार मुश्किलों का सामना कर ही रहा है, ये चीज़ हमने पहले भी देखी है। इसके अलावा जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मोस्पी के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर, तो उनके हिसाब से अप्रैल जून 2020 के टाइम से लेकर के 2020 में उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अर्बन एरियाज़ में राइज की तरफ ही जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। अप्रैल जून की बात करें तो लगभग 20.8% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई, जो कि अप्रैल जून से पहले जनवरी मार्च के टाइम पे कितना था, केवल 9.1%। तो लगभग 2 गुना अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज़ में बढ़ गई है। दूसरा, इकोनॉमिक रिकवरी तो कहीं ना कहीं देखी जा रही है कि यहाँ प्रॉपर ट्रैक्शन को गेन कर रही है, बट अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी कोई चांसेस नहीं है कि वो जिस हिसाब से डिक्लाइन कर गया एम्प्लॉयमेंट रेट उस हिसाब से रिकवर कर रहा है क्या। दूसरा, नरेगा में जो जॉब्स की डिमांड आ रही है वो सीधा सा एक सिग्नल दे रही है कि लेबर मार्केट में कितना ज़्यादा डिस्ट्रेस है। फरवरी में आप देखोगे लगभग 64 लाख हाउस होल्ड्स ने एडिशनल जॉब्स की डिमांड की है नरेगा में, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, ये भी शो हो रहा है, क्योंकि जो रिवर्स माइग्रेशन क्राइसिस देखा गया था कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पे, तो वो लोग गांव में जाके सेटल हो गए, तो उन लोगों को भी जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पर जो जॉब गारंटी स्कीम चल रही है नरेगा, उसी में डिमांड करते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट्स के द्वारा जो स्पेंडिंग है वो भी लगातार कम होती चली जा रही है। दिल्ली का एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया। तो ओवरऑल बात क्या गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसको टैकल करने के लिए काम करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है राइट टू हेल्थ। आर्टिकल लिखा है के सुजाता राव ने। 1947 जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, उसके बाद में इंडिया बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा था, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया था प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का, और उसमें भी ये ध्यान जरूर देखा गया था कि जन्म के आधार पर कम से कम इक्वालिटी हम प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं कि जन्म को बेस लेकर के फिर बाद में कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। मतलब इंडिया में कोई जन्म लेता है तो उसको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का पूरा मौका दिया जाए। आर्टिकल 21 की जो हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है राइट टू लाइफ, लिबर्टी, न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड एंड मैटरनिटी केयर। अब मैटरनिटी केयर, न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड, ये सारे के सारे चीज़ें देखो इनबिल्ट तो आ जाती है आर्टिकल 21 में, बट आप थोड़ा सा डीपीएसपी में भी जाके देखोगे तो वहाँ पर भी आपको पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के मिलता है ये सारे प्रोविजंस। तो इनको सबको फंडामेंटल राइट के तौर पे तो एक्सप्लिसिटली नहीं बताया हुआ है, बट इनकी एक्सेसिबिलिटी एक क्वालिटी हेल्थ के लिए लगातार बनी रहना ज़रूरी है। साथ में अगर हम देखें, आज भी इक्वालिटी की बात पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो प्रिविलेज्ड है, जो विशेष अधिकार रखने वाले जो एलीट ग्रुप है, उनके पास में तो वेल्थ, लोकेशन और सोशल स्टेटस का कहीं ना कहीं फ़ायदा है। इससे क्या होता है, लोकेशन का मतलब तो हो गया अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में, सोशल स्टेटस में कौन सी कास्ट का है, किस रिलीजन का है, वेल्थ वाइज देखो रिच है कि पुअर है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में देखें तो हमें दिखता है कि इनइक्वालिटीज़ अभी भी लगातार बनी हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया जो है वो WHO का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया 1946 में, जिसमें ये था कि हाईएस्ट अटेंशन पे की जाएगी कि हेल्थ के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, या हेल्थ जो एक राइट टू हेल्थ है उसको एक फंडामेंटल राइट के तौर पे परसीव किया जाएगा हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए थ्रू आउट वर्ल्ड। इसमें आप देखोगे पॉइंट क्या आता है कि मैक्सिमम अवेलेबल रिसोर्सेज का अलोकेशन होना चाहिए एक बैलेंस्ड मैनर में। तो इसके लिए WHO का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटमेंट है उसका सिग्नेटरी है इंडिया। तो हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि यूनिवर्सल हेल्थ की बात WHO हमेशा से करता आया है और इंडिया उसी चीज़ को कहीं ना कहीं फॉलो भी कर रहा है। दूसरा, HIV एड्स जब आउटब्रेक हुआ था एक बड़ी पेंडेमिक के तौर पे, तब एक सोसाइटी कोalition निकल के आया था, एक प्रेशर ग्रुप निकल के आया था जिसने सरकारों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि एक तो HIV ट्रीटमेंट और दूसरा हो गया सेक्सुअल फ्रीडम, इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया जाए, ह्यूमन राइट के तौर पे इसको कंसिडर करना शुरू करना चाहिए।
अब आज HIV आउटब्रेक के बाद में आज डिकेड्स बीत चुके हैं, केयर भी बहुत सारी मिली है, बट इम्प्रूवमेंट कंडीशन की अगर बात करें, जो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए उसको ध्यान में रखें, तो अभी डिमांड तो ये हो रही है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करेंगे, मतलब सबको, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी क्लास, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता हो, उनको हर एक तरीके से हेल्थ फैसिलिटी अवेल कराई जाए। इससे क्या होगा कि इक्वालिटी, जो हेल्थ वाली इक्वालिटी है, वो एटलीस्ट प्रोवाइड करें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पब्लिक स्पेंडिंग, कि सरकार कितना इन्वेस्ट करती है इस पूरे डेवलपमेंट में। इससे क्या होगा, एक सोसाइटल रेजिलियंस आएगी, कि मान लो जैसे अभी कोरोना आ गया, तो कोरोना के चलते जो बीमारी ने जितना भी क्राइसिस का कारण बना है, वो जितना भी प्रॉब्लम आई है सोसाइटी में, तो सोसाइटी एक बार उस झटके को सहन करके फिर से अपनी ओरिजिनल ट्रैक पे पहुंच जाए, तो उसको बोलते हैं रेजिलियंस, राइट। तो सोसाइटल रेजिलियंस गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हेल्थ जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अगर बात करें, ये किस पे डिपेंडेंट है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। इसमें किसी भी बंदे को ये कह के हेल्थ केयर देने से मना नहीं किया जा सकता कि आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। कहने का मतलब ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। सरकार जो है वो इक्विटेबल एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करे, कि हाँ कोई भी अगर परेशान है, बीमार है, तो उसको आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर ना देना पड़े, वो अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर पाए। दो आइडियाज़ अगर हम देखें तो हेल्थ में आ जाते हैं, एक तो ह्यूमन राइट का पॉइंट आ जाता है, और एक होता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अगर इन दोनों को कन्वर्जेंस में लाया जाए, कन्वर्जेंस का मतलब कि हाँ भाई ह्यूमन राइट है, एक है राइट टू हेल्थ, और साथ में सबके साथ में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इक्वली एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करने की ज़रूरत है, तब जाकर के ये एक लीगल ऑब्लिगेशन के तौर पर बनाया जा सकता है। और उसमें सरकार जो है वो अपने खुद के कानून लेकर के आए, जिससे कि जो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है या कैटास्ट्रॉफिक जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उनका सामना एक आसानी से कर सकती है। गरीब से गरीब फैमिली भी उसी तरीके से जिए जिस तरीके से अमीर फैमिली, अपर क्लास भी उसी तरीके से जिए जिस तरीके से लोअर क्लास जी रही है, या लोअर क्लास जिस तरीके से जी रही है जिस तरीके से अपर क्लास जी रही है। तो इसमें टाइमली एक्सेस प्रोवाइड हो, एक्सेप्टेबल हो हर एक इंडिविजुअल के लिए, और अफोर्डेबल ज़रूर बने हेल्थ केयर, तब जाकर के क्वालिटी इंश्योर की जा सकती है हेल्थ की। अब इसमें आप देखोगे कि हेल्थ में केवल क्यूरेटिव ही थोड़े ना होता है, बीमारी होने के बाद प्रिवेंटिव भी तो होता ही है ना। जैसे सेफ पोर्टेबल वाटर, सैनिटेशन की बात करो, हाइजीन को मेंटेन करने की बात करो, ये सारे मुद्दे जब हाईलाइट हुए ना, तब 2015 में यूनाइटेड नेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया, और ये रियलाइज किया कि 2030 आते आते हम इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लेंगे। ये टोटल 17 गोल्स हैं, और इनमें टारगेट्स हैं 169। अब आपके लिए छोटी सी टास्क है, इनके ऊपर आप एक बार रीडिंग मार देना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। अब बात आ जाती है इंडिया की। अब इंडिया भी है ना, इन ग्लोबल डेवलपमेंट से ऐसा नहीं है, बिल्कुल दूर है। यहाँ पर भी मल्टीपल डेवलपमेंट के चैलेंजेस आ रहे हैं कि क्या करें जिससे कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अलोकेट कर सके। और पर्टिकुलरली बात करें हम यहाँ पे, हमारा इशू क्या है, हेल्थ। देखो पब्लिक स्पेंडिंग है ना, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग, मतलब सरकार जो हेल्थ केयर पे खर्च करती है वो जीडीपी का केवल 1% है इंडिया में, जो कि ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है। ग्लोबल एवरेज कितना है जीडीपी का, 8%, केवल 1% खर्च कर रही है हमारी सरकार। तो एक तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे पास में पॉकेट में पैसा नहीं रहेगा तो वो एक कंस्ट्रेंट का काम करेगा, एक लिमिट, एक बैरियर का काम करेगा, जिससे कि हम राइट बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप नहीं कर पाएंगे। फिर 2018 में अगर इंडिया की पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग की बात करें, ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग मतलब सरकार ने टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में खुद ने कितना किया, तो वो टोटल 100 रुपए में से केवल सरकार का खर्च, सरकार के पॉकेट से खर्चा हुआ 26.95%, दैट मीन्स 27 रुपए। 100 में से 27 रुपए केवल सरकार ने खर्च किए, और बचे हुए प्राइवेट सेक्टर। जबकि आप देखो ग्लोबल एवरेज क्या आ रहा है, ग्लोबल एवरेज में आप देखोगे तो 100 रुपए में से लगभग 60 रुपए सरकारें खर्च करती हैं, जबकि इंडिया में कितना, केवल 27 रुपए। तो इसको बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया से बुरे हाल इस तरीके से देखें ना कि सरकार कितना पैसा खर्च करती है, तो इंडिया से बुरे हाल केवल 20 कंट्रीज़ के ही हैं, मतलब बॉटम से इंडिया 21st लोकेशन पे है। आप ये देखो यहाँ पे, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है, लगभग 63 रुपए।
आप देखो 100 रुपये में से 63 रुपये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हेल्थ के ऊपर। गरीबी में मतलब एक आदमी जो अभी स्ट्रगल कर रहा है और कैसे जैसे करके अपनी गरीबी की चंगुल से बाहर निकल करके और एक अच्छी खासी ज़िंदगी जीने जाता है, तभी अचानक कोई घर में बीमार हो गया तो वो फिर से जो पॉकेट पे लोड पड़ेगा उस बीमारी को हैंडल करते के चलते, तब पता पड़ेगा कि वो फिर से गरीबी के चंगुल में फंस गया। आज देखोगे इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वर्ल्ड में 13th हाईएस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा दुखद बात है। इस पर गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी अपनी स्पेंडिंग्स को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग अगर कम रहती है तो वो एक बैरियर का काम करती है, एक लिमिट का काम करती है कि कैसे आप फिर यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कर सकते हो। क्योंकि जब रिसोर्सेज ही एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं होंगे तो आप सर्विस कैसे दे पाओगे, पर्टिकुलरली गाँवों में। आज इंडिया की 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 70% जनसंख्या गाँवों में रहती है। तो उस केस में आप कैसे गाँव के लोगों की जो ज़रूरतें हैं आप उनको पूरा कर पाओगे। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज, डॉक्टर्स की बात करो, नर्सेज की बात करो, एएनएम की बात करो, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करो, इन ह्यूमन रिसोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा कमी है। रही सही में टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होने लग गया है आजकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में, तो और भी ज़्यादा कॉस्ट राइज हो चुकी है। रही सही में टेक्नोलॉजी का यूज़, तो दूसरी तरफ इसी वजह से कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की रीज़न भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। खैर वो हमारा कंटेक्स्ट नहीं है अभी। इसके अलावा पब्लिक स्पेंडिंग अगर कम बनी रहती है ना, तो ये एक रूट कॉज रहता है हमेशा कि एक कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, मतलब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से जो एक पूरी फैमिली है वो गरीबी के चंगुल में फंस जाती है। आज 133 कंट्रीज़ में से अगर इंडिया को हम कंसिडर करें, जो कि अब एक डेवलपिंग कंट्री है, जो कि प्रोग्रेसिव कंट्री है, तो वहाँ पर हमें 2 इम्पोर्टेंट इनसाइट्स देखने को मिलती है जो 133 कंट्रीज़ की स्टडी की, जहाँ पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, ठीक है, जिनमें इंडिया भी एक है। एक तो ये कि एक पॉजिटिव पार्शियल कोरिलेशन देखने को मिलता है। पॉजिटिव का मतलब कि एक तरफ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ भी प्लस है। पार्शियल इसलिए कि कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ही देखने को मिल रहा है, ऐसे नहीं पूरी सोसाइटी में, अमीर गरीब सब में बराबरी नहीं, गरीबों में ज़्यादा प्रेवलेंट, मतलब प्लस प्लस इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वो कैसे कि जैसे जैसे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता चला जाता है। मतलब जिसके यहाँ पर पैसे की कमी है वो ज़्यादा परेशानियों का सामना करता है। इसकी वजह देखो, इनकम इनइक्वालिटी, तो न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम नहीं करेंगे, हाइजीनिक वे में लाइफ अपनी नहीं जी पाएंगे, अपनी बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो उनके पहले गरीबी, दूसरा फिर बीमारियां, और फिर बाद में हॉस्पिटल के चक्कर, तो फिर बाद में और ज़्यादा खर्चा। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का पॉजिटिव पार्शियल कोरिलेशन हो गया। जबकि दूसरी तरफ अपर क्लास में आप अप्लाई करो ये चीज़, वहाँ पर क्या है, अच्छा खासा इनटेक, फिर उसके बाद में उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी, और अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई बीमारी लग भी जाती है तो उस बीमारी में वो टूटेंगे नहीं। तो देखो आप, इस तरीके से पॉजिटिव पार्शियल कोरिलेशन आ गया। दूसरा, एब्सेंस ऑफ एविडेंसेस, हमारे पास में प्रॉपर एक स्टडीज ही अवेलेबल नहीं है जिसके ध्यान रख करके हेल्थ एक्सपेंडिचर को चैनल किया जा सके। आज अगर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के बेसिस पे या कोई नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे कोई इंश्योरेंस ले भी लेता है ना, तो उसकी ये गारंटी नहीं है कि भाई उसकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि हेल्थ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियली स्टेबल है कोई फैमिली। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इन दोनों चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखो, पिछले कई दशकों से कोशिश की जा रही है कि कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने गवर्नमेंट्स को परसुएड करने की कोशिश की है कि भाई आप कानून लेकर के आओ। इसमें 2019 में जो कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट और कांग्रेस दोनों ने मिलकर अपनी तरफ से कमिटमेंट भी दिए हैं कि अब वो राइट बेस्ड पॉलिसी लेकर के आएंगे जिससे कि हेल्थ केयर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाए। वैसे तो प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत स्कीम हम जिसको बोल रहे हैं, वो चल ही रही है ऑलरेडी। इसके अलावा कोविड पेंडेमिक ने देखो एक चीज़ बड़ी क्लियर की है कि हेल्थ सिस्टम में कितनी ज़्यादा इनएडिक्वेसीज हैं, कितनी कमी है। ना तो बेसिक केयर है प्रॉपर, और अगर बेसिक केयर है भी और उस स्टाफ को और उस मशीनरी को अगर कोविड के ट्रीटमेंट के लिए डाइवर्ट कर दिया तो फिर नॉन कोविड बीमारियां जो हैं उनकी ट्रीटमेंट नहीं हो पाई। लोग जो हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी परेशानियों में हो रहे थे। मतलब जो रेगुलर उनका चेकअप था, रूटीन जो टेस्टिंग थी या ट्रीटमेंट जो उनको लेना था,
उसमें भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वजह कि बोले शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, शॉर्टेज ऑफ लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और लिमिटेड पब्लिक स्पेंडिंग। अब रही सही में फिर बाद में स्पेंडिंग चली जाती है किसके हाथ में? प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में तो भाई जो रूरल एरिया में है वो कैसे एक्सेस करेगा? और रही सही में एग्जॉर्बिटेंट बहुत ज़्यादा प्राइसेस ऐंठते हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चिंताओं का कारण है। इसी चीज़ को ध्यान में देख करके अभी राजस्थान सरकार ने राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ एक अपना खुद का एक प्रोविज़न लेकर के आए हैं बजट 2021-22 में कि कैसे भी करके हेल्थ को एक राइट के तौर पे ट्रीट किया जाए और सबके लिए इक्वली एक्सेसिबिलिटी इंश्योर की जाए, अफोर्डेबिलिटी इंश्योर की जाए। इसमें क्या होगा कि राजस्थान एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, राइट? तो वो अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल करे। साथ में बजट में एलोकेशन को डबल करने की बात की गई है। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस और खोलने की बात की गई है जिससे कि ह्यूमन रिसोर्स और तैयार किया जाए। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को अपग्रेड करना और डिलीवरी सिस्टम, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जो भी मेडिकल केयर अवेल कराई जा सके उस सिस्टम को भी इम्प्रूव करना। मेडिसिन फ्री में अवेलेबल कराना। 1000 बेड्स ऐड कर देना ज़्यादा, मतलब एक तरीके से हॉस्पिटल में हज़ार बेड्स की फैसिलिटी अवेल करा देना। साथ में इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस और एक्सीलेंस स्टैब्लिश करना जहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठ सके, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स बीमारियों को भी ट्रीट किया जा सके। कार्डियोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे वो वायरोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे कैंसर हो या फिर मैटरनिटी या चाइल्ड केयर से रिलेटेड हो। तो ये जो नए फीचर्स है ना, इनको कहीं ना कहीं ध्यान में रख करके फिर प्लान किया गया है। आज आप देखोगे तो 3 प्रोन्स्ड या फिर 3 जो चीज़ें हैं उन पर फोकस करके फिर काम किया जाएगा। एक तो ये कि जो टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की उसकी 2/3 पॉपुलेशन को कवरेज मिलेगा इसमें। दूसरा, 50% सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी नॉन पुअर सेक्शन को। अभी आप देखो यूनिवर्सल इसीलिए बोला जा रहा है इसको कि केवल गरीबों के लिए नहीं, जो नॉन पुअर्स है ना उनको भी 50% तक सब्सिडी दी जाएगी इन एक क्रिटिकल जो बीमारियां हैं इनके ट्रीटमेंट के लिए। साथ में 5 लाख रुपए का कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। इसके कहाँ पर? गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एक्रेडिटेड जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की फंडिंग जाती है या गवर्नमेंट ने जो अप्रूवल दे रखा है उनको, जिसमें कि इन पेशेंट और आउट पेशेंट, ऐसे नहीं कि केवल सेकेंडरी या टर्शियरी ट्रीटमेंट ले रहा है कोई तभी वो 5 लाख रुपए तक का फ़ायदा उठा सकता है। नहीं, अगर वो आउट पेशेंट है, कोई नॉर्मल बीमारी भी है तो उसमें भी 5 लाख रुपए तक का वो अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन कर पाएंगे गवर्नमेंट के सपोर्ट के बेसिस पे। तो ये चीज़ें हैं ना बड़ी क्लियर हैं। तो इंटेंशंस तो देखो बहुत अच्छी हैं, बट पॉइंट ये है ये जो कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंसेस है ना जो कि बिल्कुल ही बर्बाद करके रख देते हैं फैमिलीज को, इन पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है? एक सीक्वेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट की। ऐसा नहीं कि एक सरकार काम कर रही है फिर दूसरी सरकार आते ही ये पूरे प्लान को ही चेंज कर दे। तो अगले 1 दशक के लिए लगातार इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिससे कि आप एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर को इंश्योर कर सको, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करके। इसमें जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना, कुपोषण की प्रॉब्लम है उसको ठीक करना, और जो एक्सेसिबिलिटी ऑफ टॉयलेट, सेफ वाटर, बेसिक हेल्थ सर्विसेज, इनको इंश्योर करना। इसका मतलब क्या हो गया? प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों तरीके की अप्रोच होनी चाहिए। बीमारी हो नहीं हो जाए तो फिर बाद में इलाज भी सस्ते में हो जाए। तो इसके लिए एक्सपीडिशियसली, स्पीड से काम करने की ज़रूरत है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा? जो रिसोर्सेज हमारे पास में स्कैर्स हैं, एक तो उनको हम थोड़ा सा और प्रोक्योर कर सकते हैं, और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ऑगमेंटेशन कर सकते हैं इसका, और साथ में जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको एक तरीके से इक्वेटेबल एक्सेसिबिलिटी इंश्योर कराई जा सके। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। एक राइट बेस्ड पॉलिसी लाना ये बहुत ही अच्छी बात है, इसी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और सरकारों को भी इससे लर्न करने की ज़रूरत है। और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो अभी बहुत कम चल रही है इंडिया में, हमने देखा जीडीपी का सिर्फ 1%, तो उसको और ज़्यादा राइज करने की ज़रूरत है। वैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ऑलरेडी आई हुई है, एक बार आप उसको ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, डेविल इज इन द डिजाइन। आर्टिकल लिखा हुआ है धीरज नैयर के द्वारा। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की तो हमेशा से डिमांड रही है इंडिया में भी
और इसी पर बहुत सारे डिबेट भी हुए हैं, डिस्कशंस भी हुए हैं, और इसी को ध्यान में रख करके करंट रिजीम ने आईएएस कैडर को रिफॉर्म करने की बात की है, जो कि एक परमानेंट सिस्टम है अपने आप में, जिसमें आप जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, तो आप आईएएस बन जाते हो, तो एक बार एंट्री होने के बाद में फिर आप एक लाइन में लग जाते हो और फिर वो कंटिन्यूसली काम होता रहता है। अब क्वालिटी क्या है, क्या आपकी परफॉर्मेंस है, इसको ना ध्यान में देख करके आपको कितना टाइम हो चुका है काम करते हुए, उसके हिसाब से आपको प्रमोशन मिलता है। तो वहाँ पर अगर कोई अच्छी क्वालिटी का ऑफिसर नहीं है तो उसको भी फिर प्रमोशन मिलता रहता है लगातार, तो वो मशीनरी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों का कारण बनता है। बट इसी चीज़ को ध्यान में रख करके करंट रिजीम ने कोशिश की है कि लेटरल एंट्रीज को अलाउ करे, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर राइटर जो है अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। देखो, अभी रिसेंटली 8 प्रोफेशनल्स को रिक्रूट किया है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे, बहुत सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, अलग अलग पोजीशंस पे। अब जॉइंट सेक्रेटरी जो लेवल है, उसके बाद में फिर सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने में लगभग 5 से 10 साल का टाइम लग जाता है, राइट। कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के अंदर फिर वो सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच सकते हैं। बट राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोशिश तो देखो ये अच्छी है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है कि आप कौन सी एज में एंट्री दे रहे हो। ये देखो ना, आप जिस एज में जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे एंट्री दे रहे हो ना, उस एज में जो एंथुजियास्टिक इंडिविजुअल्स होते हैं ना, वो मेहनत करके प्राइवेट सेक्टर में टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, सीएक्सओ जैसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अपने हाथ में रखते हैं बहुत सारी पावर्स। तो उसी टेन्योर में अगर आप उसी पर्टिकुलर एज में आप प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल्स को बुलाते हो, लेटरल एंट्री देते हो और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक अगर प्रमोट करते हो कि जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें एफिशिएंसी लाई जा सके, तो वो कैसे आएगी? लोग अट्रैक्टेड ही फील ही नहीं करेंगे। क्योंकि इसका एक एग्जांपल, 8 जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उनमें से एक ने तो क्विट भी कर दी अपनी जॉब को, ये कह के कि भाई यहाँ पे तो कुछ इतना काम इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो बेस्ट टैलेंट को अगर अट्रैक्ट करना है ना आपको, तो इसके लिए आपको जो एज है उस एज एलिजिबिलिटी को 35 साल तक लेकर के आने की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि 30 से 33 साल के टाइम पे एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में 30 से 33 साल की जो एक एक्सपीरियंस होता है, तब जाकर के वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचता है। तो एज उसकी आप देखो, 35 साल की उम्र में अगर ज्वाइन कराते हो तो जल्दी से जल्दी प्रमोशन होने के चांसेस रहेंगे। तो वो क्या करेगा, वो बंदा फिर अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स डालेगा। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं मोंटेक सिंह, एलूवालिया, बिमल जालान, विजय केलकर। ये वो इकोनॉमिस्ट हैं जिनको अब्रॉड से गजब गजब के मतलब एक तरीके से असाइनमेंट्स मिले हुए थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था फॉरेन में, बट इन्होंने डिनाई कर दिया क्योंकि इनकी एंट्री एडमिनिस्ट्रेशन में किस एज में हो गई थी? 30s में। अब अगर आप किसी को 40s में एंट्री दोगे तो बंदा तो फिर 50s में जाकर के प्रमोशन गेन करेगा, 50s में फिर वो अच्छी खासे लेवल पे पहुंच पाएगा। तो वो जो चीज़ है कहीं ना कहीं टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। तो एक तो चैलेंज हो गया ये कि आप एज ज़्यादा मत रखो, एज को रिड्यूस करो, 30s में ही आप एंट्री देनी शुरू करो। सेकेंड चैलेंज ये है कि लेटरल एंट्रेंट जो हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, मतलब एक तरीके से लेटरल एंट्रेंट आ भी रहे हैं और वो कहीं पर अपने काम को प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पॉइंट को कहीं ना कहीं, पॉइंट ऑफ फेलियर को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा। तो ये भी एक कहीं ना कहीं जो टारगेट है एफिशिएंसी लाने की, वो उसको फेल करता हुआ दिखाई देता है। देखो, जॉइंट सेक्रेटरीज जो हैं वो डिफरेंट पोर्टफोलियोज को लेते हैं, सबसे पहले अलग अलग पोर्टफोलियो मिलते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो क्या है कि पोर्टफोलियो भी जो मिले हैं ना, ये जो लेटरल एंट्री के बेसिस पे जो भी हायर, जो भी अभी 8 जनों का नाम हमने लिया है, एक भी ऐसा नहीं है जिनके हाथ में क्रिटिकल पोर्टफोलियो, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो किसी के पास भी नहीं है। तो भाई जब इंपॉर्टेंट काम ही नहीं दिया जाएगा तो फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर से लोग क्यों अट्रैक्ट होंगे, क्यों फिर लेटरल एंट्री की तरफ वो अट्रैक्टेड फील करेंगे? इसके बजाय तो कोई प्राइवेट सेक्टर में ही अपने हिसाब से वहाँ पे जॉब लेंगे और फिर बाद में वहाँ एटलीस्ट सैलरी तो अच्छी उठाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की जा रही है। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि जो लेटरल एंट्रेंट्स हैं उनको, उनकी जो एक्सपर्टाइज है उसको अगर हमें वाकई में यूज़ करना है ना, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी हमें क्लियर और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा और उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि उनको आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाए, ठीक है। क्योंकि जो आईएएस लॉबी है ना, ये बहुत ही गजब की है अपने आप में, मतलब अपनी बातों को मनाने के लिए गजब की लॉबी चलती है ये। तो इसके चलते क्या हो जाता है कि सारी की सारी चीज़ों में ये जो लेटरल एंट्रेंट्स हैं इनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी तरफ
बहुत सारी मिनिस्ट्रीज से एसोसिएटेड एक्सपर्ट कमिटीज़ भी होती हैं कंसल्टेशन के लिए, थिंक टैंक्स के लिए। आप देखते हो कि एक्सपर्ट्स बाहर से होते हैं, उनसे भी तो बातचीत की जाती है ना, कोई भी पॉलिसी, कोई भी प्रोग्राम फॉर्मुलेट किया जाता है, तो बोलो उनसे भी तो पिक किया जा सकता है ना, उन अथॉरिटीज़ से भी तो एक्सेसिबिलिटी ली जा सकती है लेटरल एंट्री के लिए, जहाँ पर वो लोग सरकार के लिए पहले से काम करते हैं। तो जो फेमिलियर है ऑलरेडी सरकार के कामों से, तो उनको अगर हम लेटरल एंट्री में एंटर करें तो और ज़्यादा सही रहेगा। इससे क्या होगा कि ओवरराइड नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कि टारगेट जो है उसको अचीव करने के चक्कर में और ज़्यादा मेहनत करेंगे और पता पड़ा कि वो टारगेट अचीव ही नहीं हो रहा है, तो इसके बजाय जो लोग गवर्नमेंट मशीनरी को जानते हैं, जो थिंक टैंक्स गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, आप उन लोगों को ही प्रमोट कर सकते हो, उन लोगों को ही ये जो परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है उनके इक्वलेंट प्रोवाइड कर सकते हो। साथ में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे कि वो एक नेटवर्क में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएँ। ठीक है, तो ये कुछ कमियां और कुछ सजेशन यहाँ पर राइटर अपनी तरफ से दे रहे हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें तो देखो वही है कि इकोनॉमिस्ट बहुत सारे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, बट वही चीज़ है कि अभी तक एक जने ने तो छोड़ भी दिया है। ठीक है, रिसेंट लेटर एंट्रेंट्स में से तो कि भले यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई काम है नहीं, बट पॉइंट यहाँ पे देखो ये सारे सजेशंस हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। तो ओवरऑल पॉइंट जो बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे वो फिर से मैं बता देता हूँ कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है ना, इसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, इस परमानेंट सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। आपने भी कई बार सुना होगा कि वर्ल्ड की मतलब अगर ब्यूरोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया की रैंकिंग सबसे पुअर जाती है ब्यूरोक्रेसी में। ठीक है, तो बोलो उसको करेक्ट करने के लिए रिफॉर्म्स लाने की हमें ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कोविड एंड एन इनविजिबल क्राइसिस। आर्टिकल लिखा है प्रभा एस चंद्रा और देभंजन बनर्जी के द्वारा। देखो पेंडेमिक की सिचुएशन ने हालत तो देखो सबकी ख़राब की है, और इसमें जो ओल्डर एज है ना, ओल्डर एडल्ट्स, उनको तो बहुत ज़्यादा सोशल आइसोलेशन का सामना करना पड़ा। एक वो लॉनलीनेस, एकांतता का भी उन्होंने बहुत सामना किया है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में आ गए हैं। और साथ में हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग को कितना ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की गई और लगातार बना हुआ भी है, क्योंकि नहीं तो फिर पेंडेमिक परेशानियों का कारण बन जाएगी। तो इसके चलते क्या हो गया, जो एक खुद की एक हो सकती मोबिलिटी या फिर ऑटोनॉमी है ना, उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और बूढ़े लोगों के लिए ये बहुत सारा चैलेंज है। रही सही में टेक्नोलॉजी ने आज चलो कि ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश भी की है, मुश्किलों को भी कहीं आसान किया है, बट आप एक चीज़ बताओ, जो बूढ़े लोग जिनके पास में ना तो ट्रेनिंग है, ना उनको स्मार्टफोन चलाना आता है, ना स्मार्टफोन वो एक्सेस कर सकते हैं, या फिर गांव में बूढ़े लोग जिनके पास में इंटरनेट या स्मार्टफोन है ही नहीं, तो वो लोग तो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। रही सही में आज ये राइटर जो हैं वो अपनी तरफ से ये भी बोल रहे हैं कि हमारे पास में डेटा इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, बट जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है ना ओल्ड एज पीपल में, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की है कि एक पॉजिटिविटी का माहौल बनाया जाए, एक विजडम जो उनके पास में अवेलेबल है, जो ओल्ड एज लोग हैं ना, उनके पास में देखो बहुत सारा एक्सपीरियंस उनके पास में है, पूरी ज़िंदगी उन्होंने बिताई है। तो बोला आज जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं उन पॉलिसीज़ में उनसे कंसल्ट क्यों नहीं किया जाता। पॉलिसीज़ में उनको भी तो सेंटर में रखने की ज़रूरत है, पर कमी क्या रह जाती है, उनके साथ में प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं है, या फिर एक दो स्कीम्स प्रॉपरली अगर इम्प्लीमेंट बना भी दी सरकार ने तो उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं है। आज इंडिया जैसे कंट्री जो कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं, वहाँ पर प्रॉपर डेटा अवेलेबल ही नहीं है कि एल्डर पर्सन कितना ज़्यादा स्ट्रेस में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप देखो यहाँ तक एक प्रॉपर फैसिलिटी रख रखी है कि अगर कोई भी बूढ़ा इंसान, चाहे वो लेडी हो चाहे मेल हो, वो अगर जाकर के ग्रॉसरी शॉप पे अपनी शॉपिंग करते हैं तो उनके लिए पर्टिकुलर आवर्स फिक्स कर रखे हैं कि इस टाइम पर आप आओ, आप ही केवल वहाँ पे ख़रीदारी करोगे, कोई दूसरा इंडिविजुअल उस मतलब जवान कोई भी नहीं आएगा आपको वहाँ पे इंटरप्ट करने के लिए। कहने का मतलब उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके एक विंडो फिक्स कर रखी है कि दिन में पर्टिकुलर 2 घंटे 3 घंटे ये बूढ़ों के लिए शॉपिंग के लिए ऑप्शन है भाई। तो इससे क्या हो जाएगा, वो अपने हिसाब से आसानी से वो शॉपिंग कर पाएंगे, जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ अभी भी अवेलेबल नहीं है। रही सही में बूढ़े लोगों की कनेक्शन किससे, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, बच्चे हो गए अपने, या पीयर ग्रुप इनसे हो गए।
अब ये कोविड-19 ने तो भाई सोशल डिस्टेंसिंग लगा दी, वो कैसे कनेक्ट करेंगे? अब कनेक्ट करने के लिए अब ऑनलाइन अगर वीडियो कॉल भी करें तो क्या उनके पास में ये अवेलेबल है? क्या वो एक्सेस कर सकते हैं? रही सही में उनको सिक्योरिटी का, सपोर्ट का, आइडेंटिटी का, ये तीनों इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी स्टडी बता रहे हैं कि जब मैंने एक बूढ़ी औरत से जो कि एजुकेटेड थी उससे मैंने बातचीत की, तो उन्होंने अपने साइकोलॉजिकल कंसर्न्स को राइज़ किया, सेफ्टी को लेकर के अपने कंसर्न्स को राइज़ किया कि मेरे बच्चे हैं वो अब्रॉड में हैं, मेरे हस्बैंड हैं वो इल हैं, और मुझे जो हेल्प करने के लिए मेरी मेड जो आया करती थी वो भी अब नहीं आ पा रही है, मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूँ जितना स्मार्ट मेरा फ़ोन है, ऐसे करके। और रही सही में इमोशन, देखो फिजिकली तो हम पहले से दूर हो ही गए कोविड-19 के चलते, सोशली भी डिस्कनेक्टेड हो गए तो इमोशनली भी डिस्कनेक्टेड हो गए, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है, अगर आप किसी से वीडियो कॉल करते हो तो क्या किसी को अपना फिजिकल टच दे करके किसी को वार्म मतलब शांत कर सकते हो? नहीं ना। तो वो भी अपने आप में एक मुश्किल बात है कि वीडियो कॉल से ज़रूरतें पूरी नहीं होती है कि आप जैसे पकड़ लो किसी अपने दादा दादी को, किसी को पकड़ो और थोड़ा सा शेक कर दो, है ना, तो उनको कैसे कितना कंफर्टेबल लगता है, राइट। तो वो ही चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो टेक्नोलॉजी जो है वो फैसिलिटेट तो कर सकती है, ईज आउट भी कर सकती है, बट रिप्लेस नहीं कर सकती है रियलिटी को। WHO ने भी अपनी तरफ से डिफाइन कर रखा है कि जो एल्डर जो लोग हैं ना, उनका अब्यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और उन पर कहीं ना कहीं एक्शंस की भी कमी है, अप्रोप्रिएट एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं। और आज आप देखोगे रिलेशनशिप के अंदर अंदर भी देखो ना, आज मेल और फीमेल की अगर बात करें तो मेल के कंपैरिजन में फीमेल जो है वो एज में थोड़ी कम होती हैं, तो उस केस में क्या होता है कि मेल जो है उसकी सेवा करने में लगी रहती हैं फीमेल्स, तो फीमेल वुमेन है वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं जब बात आ जाती है ओल्ड एज सेक्शन की, सोसाइटी का जो ओल्डर लोग हैं उनकी बात करें। तो यहाँ पर मेन जो बात आ रही है ना वो यही देखो, एल्डर अब्यूज़ को रोकने की ज़रूरत है, एक प्रॉम्प्ट डिटेक्शन और उस डिटेक्टेड प्रॉब्लम को करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, असेंशियल कमोडिटीज़ की होम डिलीवरी होनी ज़रूरी है और इनके साथ में एंगेजमेंट करना ज़रूरी है, चाहे पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो चाहे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो। तो इन पर ध्यान दे करके फिर बाद में जब ओल्ड एज का ध्यान, देखो आज अगर जो जवान है वो कल बूढ़ा वो भी तो होगा, तो उसी के हिसाब से प्लान बनने की ज़रूरत है। और साथ में उनकी वेलबींग साइकोलॉजिकली सोशल सपोर्ट प्रोवाइड हो, उनकी एजुकेशन प्रॉपर हो, टाइम पे उनको ट्रेनिंग भी दे दें, एंगेजमेंट भी हो प्रॉपरली, जिससे कि उनकी इंडिपेंडेंस भी इंश्योर हो, तो वो और ज़्यादा एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाएंगे और साथ में सोसाइटी में एक इंटीग्रल पार्ट भी बन पाएंगे। इसके लिए क्या करें, एक तो देखो पब्लिक हेल्थ मेजर्स प्रॉपरली लिए जाएँ उनके हिसाब से। दूसरा, जैसे ये कोविड-19 जैसे बीमारियां आकर के इतना क्राइसिस मचा के चली गई है, तो इसके लिए हमें रेजिलिएंट सिस्टम तैयार करने की ज़रूरत है। लिटरेसी हो गई, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम हो गई, या फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, तो इससे क्या होगा, नेगेटिव रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हर तरीके से ट्रेसिंग हो, ट्रैकिंग हो, रेक्टिफिकेशन हो, डिस्कशन हो, डेलिब्रेशन हो, एंगेजमेंट्स हो, उन पर बेस्ड ये काम होना चाहिए, जो कि डेमोक्रेसी के मेन प्रिंसिपल्स हैं ही। ठीक है, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।